हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 112 के नंबर 6 को देखेंगे, जिसका टाइटल है मनु सोशल ऑर्डर एंड लॉस। तो पिछले यूनिट में हमने ये पढ़ा था कि जो किंगशिप का आइडिया है वो चालू कैसे हुआ, जहाँ हमने देखा था कि कैसे पहले के लोग बिना किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट के रहते थे, जहाँ पर कोई भी किंगली ऑफिस नहीं हुआ करता था। मतलब कोई राजा वाजा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। लोग खुश रहते थे, हारमोनी के साथ रहा करते थे। लेकिन जैसे ही ह्यूमैनिटी में एग्रीकल्चर की आर्ट आई, उस एग्रीकल्चर की आर्ट की वजह से जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, वो कुछ चीज़ें अपने पास रखते जो उनके कंजम्पशन के लिए काम आनी थी। अब कुछ को वो बाहर बेच डालते या एक्सचेंज कर लेते। अब इसी से होने क्या लगा कि लोगों में अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की चाह आने लग गई। जहां लोग एक साथ एक ही खेत पर काम किया करते थे, अब वही लोग खेतों में बाउंड्री डाल रहे हैं और दूसरे के खेत को हड़पने के लिए दूसरे खेत के मालिक का गला काटने के लिए भी भाग रहे हैं। और इन्हीं सब चक्करों से परेशान होकर लोगों ने तय किया कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, जिसमें थे हमारे वर्ण, हमारी ज़मीन, हमारा परिवार और ये सोशल ऑर्डर। और इसी की तलाश में लोग जंगलों में निकल जाते हैं एक राजा की तलाश में। और उसके बाद लोग ये सहमति बनाते हैं कि जैसे ही हमें कोई राजा मिलेगा हम उसे अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ देंगे। और इसी से मनु यहाँ पर आते हैं और उन किंगशिप की आइडिया को आगे लेकर जाते हैं। तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे ही मनु राजा बनते हैं, उनमें जो भी रूल होता है उनके अंडर सोशल लॉज कैसे होते हैं, जैसे कि मैरिज के क्या लॉज होते हैं, वीमेन के लॉज कौन कौन से होते हैं, जो कास्ट उस समय पर चला करती थी उसके क्या क्या लॉज होते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पर राजधर्म, मतलब जो राजा की ड्यूटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, जहाँ इस वीडियो का ये पहला पार्ट रहने वाला है, जहाँ पर आज हम सिर्फ राजधर्म वाले टॉपिक को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में हमें बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं आप अब इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें यह बताया गया है कि जो मनुस्मृति या लॉज ऑफ मनु नाम की जो किताब है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इसे बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव माना जाता है, जहाँ पर धर्म को मेंटेन करके रखने के लिए सोशल और सिविल लॉज एंड कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं, जो कि नेसेसरी हैं धर्म को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेन और वीमेन चारों सोशल क्लासेस की जो भी हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं, इन सभी चारों वर्णों के लिए भी यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट बता के रखे हुए हैं, सेपरेटली फॉर मेन एंड सेपरेटली फॉर वीमेन। इन एडिशन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो अपने जीवन में चार पुरुषार्थ अपनाता है, जैसे कि जिसमें सबसे पहले वो ब्रह्मचार्य है, मतलब स्टूडेंट वगैरह है, उसके बाद वो गृहस्थ बन जाता है, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। इन चार स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ हमें कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब करके इस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मनुस्मृति में बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो राजा के लिए भी हमें कुछ बेसिक्स यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या क्या राजा के रूल्स होते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो राजधर्म है, यहाँ पर सिविल मैटर्स जैसे कि बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ों को कवर किया गया है। अब इन रिजिड लॉज को बनाने का पर्पस ही यही है, ताकि जो बाउंड्री हमने धर्म के नाम पर बनाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिविलेजेस हैं वो ब्राह्मण इंजॉय करता है और शूद्र को सबसे कम मिलती हैं, ये चीज़ें वेल मेंटेन रहें, जस की तस बनी रहें, कोई भी अपनी बाउंड्री को ट्रेसपास ना कर दे। जहाँ पर ब्राह्मण को कहा जाता है कि वो वेदों की स्टडी करें, मतलब वेदों को पढ़ें, भिक्षा मांगें। साथ ही साथ क्षत्रिय का काम स्टेट क्राफ्ट का होता है, वो काम करें। वैश्य व्यापार करें, पैसों को उधारी पर दें लोगों को। साथ ही साथ जो शूद्र का काम है, हम सभी जानते हैं कि ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करें, ये सारा शूद्रों का काम होता है, जहाँ पर इन्हें एजुकेशन भी नहीं दी जाती। इन चार वर्णों में हमें सिंपल सी एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है, जहाँ पर यह दिखाया जाता है लॉज ऑफ मनु में कि ये चार वर्ण जो हैं, इन चारों वर्णों के जो लोग हैं वो अपनी विमेन पर पूरा कंट्रोल करते हैं। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ प्रोफेशन में है, मतलब कि कोई वैश्य है वो शूद्र वाला काम नहीं कर सकता, शूद्र है वो वैश्य वाला नहीं कर सकता। इसमें तो डिस्टिंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रोल ओवर द विमेन की बात करते हैं, यहाँ पर इनको खुली छूट दी गई है।
कि मतलब अपनी अपनी वेमेन पर पूरा कंट्रोल करके रखो। और इसी वजह से हम इसमें एक डिस्टिंक्शन बनाने में नाकाम होते हैं मनुस्मृति में कि ये एक रिलीजियस बुक है या एक सेक्युलर बुक है। देन अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो हिस्टोरियंस मनु को मानते ही नहीं हैं। मनु को ये कहते हैं कि वन ऑफ द एक हिस्टोरिकल पर्सन है। रादर अगर हम देखें तो ये भी कहते हैं कि लॉस ऑफ मनु जो है वो मनु ने नहीं लिखी, बल्कि ये तो एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट है जिसे बहुत सारे ब्राह्मणों ने यहाँ पर अर्ली सेंचुरीज में लिखा है नदन इंडिया में। अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जाएं तो मनु को एक मैथोलॉजिकल फिगर की तरह देखते हैं, और लेटर ऑन जैसा हम हिंदू रिलीजन में आते हैं हम इन्हें फर्स्ट ह्यूमन बीइंग की तरह मानते हैं। पूरी मनुस्मृति को हम 2694 स्टैंजाज में बांटते हैं, जिसको हम 12 चैप्टर्स के रूप में देखते हैं, जहाँ पर अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि कास्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, विमेन के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। देन उसके बाद कुछ राइट्स बताए जाते हैं, जैसे कि मैरिज के क्या लॉज होंगे, डेथ और सेक्रीफिशियल सेरेमनीज कैसे होनी चाहिए, प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स कैसे हैं, कि फॉर एग्जांपल एक जो ब्राह्मण है उसने गलती से किसी एक शूद्र को छू लिया, ठीक है, उसके लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता था ना पहले के ज़माने में। उसके लिए भी हमें कुछ यहाँ पर रिचुअल्स बता के रखे हुए हैं। साथ ही साथ अगर कोई राजा के बनाए हुए रूल्स को तोड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पर हमें कुछ रूल्स दिखाई देते हैं। तो ये था इस पूरे यूनिट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके हम सोर्सेज ऑफ लॉ से। तो मनुस्मृति को हम देखें तो हिंदू रिलीजियस कॉर्पस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मानी जाती है और इस स्मृति लिटरेचर का पार्ट है। स्मृति लिटरेचर का मतलब ये है कि एक ऐसी नॉलेज है जो कि ट्रेडिशन से हमें मिली है। मतलब जैसे जैसे ये जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन है जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, उससे जो नॉलेज आई वो ही सारी चीज़ें स्मृति लिटरेचर में आती हैं और वही इनको कंपाइल कर दिया जाता है। दूसरे टाइप की लिटरेचर होती है श्रुति लिटरेचर, जहाँ पर यह कहा जाता है कि ये भगवानों से मिली हुई नॉलेज है, ठीक है, ये डिवाइन नॉलेज जो कि भगवानों ने हमें दी है श्रुति की फॉर्म में। मतलब भगवानों ने हमें कुछ कहा, हमने उसे सुना और जनरेशन टू जनरेशन हमने उसे पास ऑन करके कहीं लेटर ऑन 1500 BC में हमें उनमें कुछ कंपाइलेशन दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर श्रुति ग्रुप ऑफ लिटरेचर की। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो जो श्रुति लिटरेचर वाला ग्रुप है, मतलब जिसमें वेद आते हैं, उनको सुपीरियर पोजीशन पर रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भगवानों ने चीज़ हमें कह दी वो तो भाई सबसे ऊपर रहेगी, ट्रेडिशन तो बात की बात है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि दो तरीके के लॉज अल्टीमेटली हमारे सामने निकल कर आते हैं। सबसे पहला होता है डिवाइन लॉ, मतलब जो वेदों से लिया गया लॉ है। दूसरा होता है ट्रेडिशनल लॉ, ठीक है, मतलब जो ट्रेडिशन से हमें मिला है। अगर हम लॉज ऑफ मनु मतलब मनुस्मृति की बात करें कि कौन कौन से 4 सेक्रेड सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सबसे पहला सेक्रेड लॉ है वेद, ठीक है। उसको उसके बाद है वो लोग जिन्होंने वेदों को पढ़ा है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ होली मैन, मतलब जो पवित्र इंसान है, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या लॉज होने चाहिए, वो एक सेक्रेड सोर्स ऑफ लॉ है। साथ ही साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है राजधर्म का। तो राजधर्म में हमें ये बताया गया है सबसे पहले ही कि वाई वॉज द किंग क्रिएटेड। अब इसका आंसर हमें सभी को पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो इसमें यह कहा जाता है कि एक सोसाइटी अगर किसी राजा के बिना रहती है तो वह हमेशा क्याओस बना रहता है, अफरा तफरी मची रहती है, लोग एक दूसरे का गला काटते हैं, चोरी चकारी होती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी फैली जाती है। लेकिन अगर कोई राजा होता है तो वो उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ वर्णों की सुरक्षा करता है, सोशल ऑर्डर की सुरक्षा करता है और इस केओस को वो कम करता है ताकि जो सोसाइटी में डर बना हुआ है वो कम हो सके। अब राजधर्म में हमें बताया जाता है कि जो क्षत्रिय है वो ही राजा बनता है, और क्षत्रिय अगर किसी को राजा बनना है तो उसे वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और सारे प्रेस्क्राइब्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसे बचपन से ही सिखाए जाते हैं, जिसका इनिशिएशन होता है उपनयन से। साथ ही साथ उसे स्टूडेंटशिप भी इसी तरीके से दी जाती है कि वो आगे जाकर अच्छा राजा बन सके अकॉर्डिंग टू मनु। देन उसके बाद मनु ये कहते हैं कि जो राजा होता है
ये राजा दूसरे लिविंग बीइंग से ज़्यादा सुपीरियर होता है क्योंकि ये डिवाइन एलिमेंट से बना हुआ है। देन जैसे ही यहाँ पे डिवाइन एलिमेंट आया, हमने ऊपर पढ़ा है कि वैदिक ट्रेडिशन में इसने नॉलेज है, और वैदिक ट्रेडिशन की जो नॉलेज है वो भगवानों ने तो हमें दिया ना, हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसीलिए यहाँ पर ये सुप्रीम बन जाता है। और मनु ये कहते हैं कि जो भी लॉज राजा ने बनाए हैं उसका पालन सभी को करना चाहिए। और इसी चक्कर में जो किंग है वो यहाँ पर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है जिसका नाम है दंड या पनिशमेंट। क्योंकि किंग को ये लोगों को दिखाना है कि वो उनके सोशल ऑर्डर को सुरक्षित करके रख सकता है। जो चार वर्ण और धर्म जैसी जो चीजें उस समय पर चला करती थी वो उनकी रक्षा करने के काबिल है। वो कैसे उन्हें बताएगा कि जब वो दंड देगा, ठीक है। मतलब अगर किसी ने भी राजा के बनाए हुए लॉज को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की तो वो उसको यहाँ पर पनिशमेंट देगा, ताकि लोगों में डर बना रहे कि हमें अपनी बाउंड्रीज में रहना है। अपनी बाउंड्रीज को हमने जैसे ही पार किया तो या तो उन्हें काट दिया जाएगा या उन्हें राज्य से ही बाहर फेंक दिया जाएगा। देन उसके बाद जो मनु है वो ये कहते हैं कि अगर कोई राजा दंड को एम्प्लॉय नहीं करता, मतलब उसकी सोसाइटी में पनिशमेंट जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो जो स्ट्रॉन्गर है वुड रोज दी वीकर, मतलब स्ट्रॉन्गर जो लोग हैं वो कमजोर लोगों का भर भर के शोषण करेंगे। और इन्हीं सब मेटाफर्स से हम ये देख सकते हैं कि उस समय की जो सोशल ऑर्डर था, जहाँ पर वेल्थ, प्रॉपर्टी, ओनरशिप और रिलीजियस राइट्स थे, वो हमेशा हाई वर्ण के रखे जाते थे, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पर इधर से उधर ना हो सके। मनु को ये डर भी लगता है आगे जाकर कि अगर किसी सोसाइटी में पनिशमेंट ना हो तो जो एंडोगेमस रूल्स हैं मैरिज विद इन द सेम कास्ट, मतलब एक ही कास्ट में मैरिजेस होने लगेंगी, ये उन्हें डर बना रहता है। साथ ही साथ जहाँ पर वो कहते हैं कि जो एक हायर कास्ट का मेल है वो लोअर कास्ट की मेल से शादी कर लेगा, फीमेल से शादी कर लेगा, सॉरी। साथ ही साथ जो हमने कास्ट हायरार्की बनाई है वो टूट जाएगी, जहाँ पर जो भी पावर है वो किसी एक इंसान के पास ना रहकर सभी में बढ़ जाएगी और सारे उसका यूज करने लगेंगे। तो उसके बाद मनु ये कहते हैं कि एक अच्छा राजा वही है जो कि इन सभी चीजों का ध्यान रखे। उसे देखना चाहिए कि जो सोशल ऑर्डर हमने बनाया है वो यहाँ पर अच्छे से प्रिजर्व हो सके। साथ ही साथ उसे धर्म का यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो जस्टिस है वो भी उसे यहाँ पर अपनानी चाहिए, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस हमने वर्ण के हिसाब से लोगों पर लगाए हैं वो वेल मेंटेन्ड रह सके। देन उसके बाद जो मनु है वो ये कहते हैं कि एक राजा जो है उसे हमेशा ट्रूथफुल होना चाहिए। मतलब हम ये मान सकते हैं कि उसे हमेशा अच्छे काम करने पर विश्वास रखना चाहिए, प्रजा की तरह, प्रजा को एक नौकर की तरह यहाँ पर प्रजा के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद मनु ये कहते हैं कि अगर कोई राजा ऐसा नहीं करता वो अनसाउंड माइंड का है, वो पागल है, जो कि सेंचुअल प्लेजर से एडिक्टेड है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ प्लेजर वाली चाहिए होती है, जो कि किसी ना किसी चीज़ के लिए पार्शियल है, ठीक है। और वो अपने राज्य को सही ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहा, कास्ट ऑर्डर जो बना है उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो एक अच्छा राजा नहीं है। देन उसके बाद राजा वो जो मनु है वो ये कहते हैं कि एक अच्छा राजा वही है जो कि ये इंश्योर करे कि जो कास्ट हैं वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको ब्रेक ना करें, वो इंटरमैरी ना करें, वो ऑक्यूपेशंस ना करने लगे जो कि उनके लिए प्रेस्क्राइब नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण के लिए क्या क्या है, उसे वेदों को स्टडी करना है, उसे भिक्षा लेनी है। तो मनु ये कहते हैं कि अगर एक ब्राह्मण यहाँ पर क्षत्रियों वाला काम करने लग जाए या वैश्यों वाला काम करने लग जाए, कि एक ब्राह्मण जो है वो व्यापार कर रहा है, लोगों को पैसे उधार दे रहा है, तो ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से जो कास्ट ऑर्डर है वो पूरा बिखर सकता है। और एक राजा का धर्म यही है कि वो इन सभी बाउंड्रीज को यहाँ पर मेंटेन करके रखें। देन उसके बाद ये कहा जाता है कि जो राजा है वो हमेशा अपने रोल को समझे कि उसे एक प्रोटेक्टर ऑफ द सोशल ऑर्डर की तरह काम करना है। मतलब जो सोशल ऑर्डर बना हुआ है जहाँ पर ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, फिर क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन सभी ऑर्डर्स को उसे मेंटेन करके रखना है, एज अ प्रोटेक्टर उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना है। देन उसके बाद इस पर्पस के लिए ये कहा जाता है कि किंग, मतलब जो राजा है, वो यहाँ पर सुबह जल्दी उठे, ब्राह्मणों को वर्शिप करे, जिन्होंने जो सेक्रेट साइंस है
उसकी ज्ञान लिया हुआ है, ठीक है, जो कि पॉलिटी में माहिर हैं और वो उनकी एडवाइस को फॉलो करें। देन उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि कास्ट ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखने के लिए जो राजा है उसे ना सिर्फ लर्न और एज ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, बल्कि जो भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि ब्राह्मणों के पास है, मतलब उनके पास ज्ञान है, उनके पास अच्छी अच्छी एडवाइसेस हैं, किंग को भी अपने आप को ऐसे ही कल्टीवेट करना चाहिए, मतलब किंग को भी ऐसा ज्ञान लेते रहना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक ऐसा राजा जो कि सेल्फ कंट्रोल में मास्टर उसने कर ली हो, साथ ही साथ वो किसी तरीके की कोई यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ता, वही एक ऐसा राजा है जिसको प्रजा मानती है कि वो उनके कास्ट ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। और जो ओनली रिलैक्सेशन मिलता है इन सभी चीज़ों में, वो भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलता है। राजा को ये कहा जाता है कि जो भी उसकी एक्सेसिव लव फॉर हंटिंग है, मतलब किसी राजा को शिकार करने का ज़्यादा शौक है, किसी को जुआ खेलने की लत लगी हुई है, किसी को कंपनी ऑफ विमेन पसंद है, ठीक है, गाने गाता है, डांस करता है, तो ये सभी राजा को थोड़ा इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे उसकी रूलिंग से दूर रह जाती हैं और उसकी जजमेंट्स पे भी इसका असर पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। देन उसके बाद अगर हम कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये कहते हैं मनु कि ये थियोरी ऑफ किंगशिप है, यहाँ पर जो दंड का इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से जो भी चीज़ें जैसे कि सोशल ऑर्डर है वो वेल मेंटेन्ड रहता है। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर मनुस्मृति ये कहा जाता है कि किंग को कुछ ऐसे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करके रखना चाहिए जो कि उसके फॉरेन रिलेशंस को संभालें। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि उसकी वॉर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको संभालें। साथ ही साथ एक राजा के पास गुप्तचरों का भी एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर गुप्तचर अलग अलग राज्यों में वो फैला कर रखे और उन राज्यों की वो इंफॉर्मेशन राजा को देते रहें, ताकि जो राजा है वो अपनी सेना को ऐसे तैयार करे कि कभी भी अगर फ्यूचर में मेरी लड़ाई हो तो मैं उसमें पीछे ना रहूं। साथ ही साथ और उसे कुछ जुडिशियल सिविल फंक्शंस के लिए भी मिनिस्टर को अपॉइंट करके रखना चाहिए। देन उसके बाद मनु ये एडवाइस करते हैं राजा को कि जो राजा है वो 7 से 8 मेंबर अपनी फैमिली में से ही अपॉइंट करे, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में एक होता क्या है कि थोड़ा विश्वास सा होता है, ठीक है, और इसीलिए मनु ये कहते हैं कि 7 से 8 मिनिस्टर्स उसे हमेशा अपनी फैमिली से रखने चाहिए, ताकि जो नॉबल क्लास से, मतलब जो अपर क्लास की जो फैमिलीज होती हैं उनमें से होने चाहिए और जिनको वेपन्स का यूज अच्छे से करना आना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम आगे जाएं, कुछ इंटरस्टेट रिलेशंस पर जाएं, तो हमें यह कहा जाता है कि जो राजा है, ठीक है, उसको अपने काम को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रस्टेड असिस्टेंट्स का सहारा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि अगर राजा को ही हमने सारी पावर दे दी तो राजा कहाँ सब कुछ देखता रहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो मनुस्मृति में कुछ ऐसा हमारे लिए लिखा गया है कि एक जो राजा है उसको हमेशा ट्रस्टेड असिस्टेंट्स का एड चाहिए, ताकि वो ट्रस्टेड असिस्टेंट्स उसे समय समय पर असिस्ट कर सकें, कुछ एडवाइस दे सकें, जिससे कि किंग की रूलिंग जो है वो अच्छी हो सके और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं वो हमेशा ब्राह्मण से ही वो हमेशा डिस्कस करेगा और किसी से वो डिस्कस नहीं कर सकता। फिर इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल एनिमीज़ की बात करें तो सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज़ ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनता है, क्योंकि यही सारी जो चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल बाहर के कुछ एनिमी आकर किसी एक किंग की सोसाइटी में चले गए और वहाँ उन्होंने कुछ उत्पात मचाना चालू किया, तो इससे हमारा सोशल ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो इसलिए इंटरस्टेट रिलेशंस में सबसे पहले मनु ये कहते हैं कि एक्सटर्नल एनिमीज जो भी हैं हमें उनसे सबसे पहले सिक्योर करके रखना चाहिए। उसके बाद राजा के पास कुछ ऐसे नॉलेजेबल एम्बेसडर्स होने चाहिए जिससे कि वो राजा की डिप्लोमेसी को दूसरे राज्यों में फैला सकें, और इसीलिए जो एम्बेसडर हैं वो उसे मदद करते हैं किंग के पास अलाइज बनाने के लिए, क्योंकि जो एम्बेसडर्स होते हैं वो दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, एक राजा की बात को दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं और इससे प्रभावित होकर जो राजा है वो यहाँ पर एक राजा का अलाय बन जाता है, वो दोस्त बन जाता है और वो
पीस और वॉर के बीच में नेगोशिएट कर पाते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो मनुस्मृति का थोड़ा सा कंपैरिजन अर्थशास्त्र के साथ भी किया गया है, जहाँ पर जो अर्थशास्त्र है वो यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं कि वॉर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन जो मनुस्मृति है वो यहाँ पर ब्राइबरी और डिस्कशन पर अड़ी रहती है। मतलब या तो घूसखोरी कर दो, या सामने वाले को पैसे खिला दो, या तो डिस्कस कर लो, उसी से ही यहाँ सारा मामला निपटा लो। वहीं अर्थशास्त्र में क्या है कि भैया सामने वाले को खड़ा ही मत होने दो, उसे पहले ही गिरा दो, ठीक है, मतलब लड़ाई वड़ाई करके उसको खत्म कर दो। ये सारा है अर्थशास्त्र का कहना है। देन अगर हम कुछ वॉर से रिलेटेड बात करें तो रिगार्डिंग दी वॉर मनुस्मृति में हमें रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एडवाइस दिखाई देती है, जहाँ पर साम दाम दंड भेद वाली पॉलिसी का अपनाया जाता है। यहाँ पर जो साम है वो कंसिलिएशन को माना जाता है, दाम मतलब ब्राइबरी जो है, ठीक है, सामने वाले को आपने पैसे ज़्यादा खिला दिए और उससे वो पीछे हो गया, ये हो गया आपका दाम। दंड मतलब फोर्स होता है, भेद मतलब डिसेशन होता है कि मतलब आपने सामने वाले के सारे भेद जान लिए और उसके बाद ही उसमें फूट डाल दी उसकी सेना में ही। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर वॉर में दिखाई देती हैं। देन उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो दंड वाली नीति है ना, फोर्स वाली, वो आपको तभी यूज़ करनी है जब तीनों पहले की स्ट्रैटेजीज जो हैं, जैसे कि साम दाम और भेद, ये तभी, अगर ये तीनों फेल हो गई तभी आपको फोर्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर बताई गई हैं। देन उसके बाद ये बताया जाता है कि अगर एक राजा एक लड़ाई में जीत जाता है तो वो अपने जो भी विनिंग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी, मतलब अगर इसे राजा ने वॉर को जीत लिया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो राजा है उनको अपना दोस्त बनाना चाहिए, ना कि उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहिए, उनकी दौलत को हड़पना चाहिए। अब क्योंकि अर्थशास्त्र में भी हम ये सप्तांग थियरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जहाँ पर अलाइज की बात की जाती है, और मनुस्मृति में भी कहीं ना कहीं अलाइज बनाने की बात की गई है। इसीलिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर एक राजा जीत जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने चाहिए, ना कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहिए। यहाँ पर मनुस्मृति को सेल्फ डिफेंस के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर ये फेवर करती है कि यहाँ पर फ्रेंडशिप होनी चाहिए इंटरस्टेट रिलेशंस में, इंपीरियल एक्सपेंशन यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। तो यही सब हमें यहाँ पर बताया गया है। अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो लॉज ऑफ मनु हैं, जो मनुस्मृति है, वो राजा को एडवाइस करती है कि उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क किससे रहना चाहिए कि कोई ऐसा ना हो कि वो कोई इंसान जो है वो राजा के किसी खाने में जहर मिला दे, ठीक है, उसे पॉइजन कर दे किसी तरीके से, या उसे यहाँ पर मौत की घाट उतारना ही आ जाए। तो इस सभी चीज़ों से बचने के लिए राजा के पास एक इलेबोरेट सिस्टम होना चाहिए गुप्तचरों का या स्पाइस का, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज को देखें ही, लेकिन राजमहल में जितने भी एनिमीज हैं, उसकी प्रजा में उसके जितने भी एनिमीज हैं, वो उन पर भी नजर रखें, ताकि जब भी राजा को मारने का कोई अटेम्प्ट हो तो वो पहले ही राजा को सतर्क कर सकें। उसके बाद जो मनुस्मृति है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इस तरीके से बताया गया है, जहाँ पर जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू होता है विलेज लेवल से और जाता है यहाँ पर किंग के लेवल तक। विलेज एक सबसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट है, और जिसको एक लॉर्ड नाम का जो आदमी है वो चलाता है, और एक विलेज का लॉर्ड 10 विलेज के एक हेड को रिपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो 10 विलेज का हेड था वो 20 विलेज के हेड को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और अब जो 20 विलेज का जो होगा वो जो हेड है वो किसी सुपरिटेंडेंट को होगा, अब वो सुपरिटेंडेंट सीधा राजा को रिपोर्ट करेगा। तो ये जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पर किंग को ये कहा जाता है कि वो मॉडरेट लेवल में टैक्सेस को लगाएं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी कहा जाता है कि ऐसा किंग जो कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो अपनी प्रजा है, उसको एक्सप्लॉइट करने में लगा रहता है, मतलब उनसे जितना हो सके उतना खींचने में लगा रहता है, ऐसा राजा को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें पहले ही बता दिया गया है कि मॉडरेट लेवल पर अपने टैक्सेस लगाने हैं। जैसे कि एक लीच जो होती है, मतलब एक जोंक जो होती है हमारे शरीर में से थोड़ा सा ही खून लेती है और अपना काम चलाती है, वैसे ही राजा को कुछ ऐसे मॉडरेट लेवल पर टैक्स लगाने चाहिए जिससे कि उसकी प्रजा जो है वो भी अपना ढंग से काम कर सके और राजा को उसका टैक्स भी मिलता रहे।
और किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस में वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाता, तो वो एक ऐसे ब्राह्मण को टैक्स लगाता है जो कि वेदों की स्टडी करता है। देन उसके बाद अगर हम थोड़ी जस्टिस सिस्टम पे आए, तो जस्टिस सिस्टम में यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है जो कि जस्टिस फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करती है, जहाँ पर राजा जो है वो यहाँ पर सारे मामलों को देखता है जो कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के होते हैं। मनु को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो प्रायोरिटी इन्होंने जस्टिस को दी है। ठीक है, जस्टिस को ही क्यों दी है? क्योंकि ये जो सारी जस्टिस का मामला है वो जुड़ा है फोर फोल्ड वर्ण ऑर्डर से। ठीक है, अगर हमने जस्टिस को ही यहाँ पर अनप्लैंड वे में करना चालू कर दिया, सिंपल सा मतलब ये है कि हमने जस्टिस को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो जो फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम है वो क्रम्बल कर सकता है। जहाँ पर जो ब्राह्मण मेल है उसे हमेशा प्रिविलेज पोजीशन पे मिलेगी। ठीक है, शूद्र है उसे कम प्रिविलेज मोशन मिलेगी। विमेन को हमेशा प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पर जो जस्टिस है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जस्टिस का ये भी मतलब है कि जो पावरफुल पोजीशंस हैं ब्राह्मण की और किंग की वो उनके पास रिटेन रह सके, कोई उनसे छीन ना सके। और इसी वजह से जो मनु हैं वो ये कहते हैं कि किंग कोर्ट ऑफ जस्टिस वुड कंप्राइज हिमसेल्फ टुगेदर विद ब्राह्मणास एज एक्सपीरियंस काउंसलर्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो किंग की जस्टिस है, मतलब जो किंग की अदालत है, उसमें राजा रहेगा खुद, उसके साथ कुछ काउंसलर्स भी रहेंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, साथ ही साथ उसके साथ कुछ ब्राह्मण भी रहेंगे, क्योंकि ये जो तीनों चारों तरीके के लोग हैं उनकी पावर जो है इस समय पे सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, और इसी को रिटेन करके रखने के लिए वो इन अदालतों में बैठा करते थे। अगर इन केस जो राजा है वो पर्सनली कोर्ट को अटेंड नहीं कर पाता, तो ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो एक ब्राह्मण को दे दी जाती हैं, जो कि मसले सुलझाता है डेट डिपॉजिट के। ठीक है, साथ ही साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह अगर राजा को मिले हैं उनके रिजम्पशन के, किसी को तनख्वाह नहीं दी गई है उसके, और साथ ही साथ कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में भी हमें बताया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ शुड बी मेड ओनली बाय अ ब्राह्मण। फिर उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, लॉ कौन से, वैदिक ट्रेडिशन वाले लॉ जो हैं, ठीक है, उनका इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक ब्राह्मण ही करेगा, क्योंकि ब्राह्मण को ही काम दे रखा है वेदों को स्टडी करने का, कभी भी वो शूद्र नहीं कर सकता। देन उसके बाद हमें बताया गया है कि जो राजा है उसे अपने माइनर्स, अपने विमेन और जो भी उसके विडोज हैं उसको ये इंश्योर करके रखना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी कोई यहाँ पर रॉब ना कर सके। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो राजा है उसे पूरी प्रजा का ध्यान रखना है, और उसे इसी पर्पस के लिए यहाँ पर जो मनुस्मृति है उसमें कहा गया है कि जो भी माइनर्स हैं, भले ही वो गरीब हैं, वो विमेन है, वो विधवा है, या कुछ ऐसे मेन हैं सभी कास्ट के, उसको ये इंश्योर करना है कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई भी रॉब ना कर सके, उनसे कोई छीन ना सके। जो भी पनिशमेंट्स यहाँ पर मनुस्मृति में दिखाई देती हैं वो इसी तरीके से बनाई गई हैं, जहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उनको सबसे ज़्यादा लीनियंट पोजीशन पर रखा गया है, और जो लोअर तीन वर्ण हैं उनके लिए सीवियर पोजीशंस रखी गई हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण है उसे टॉर्चर से बचाया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट से बचाया जाता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम देखें तो ब्राह्मण अगर किसी भी शूद्र को इंसल्ट कर देता है तो उसे सिर्फ 12 पणों का फाइन लगता है। वहीं अगर एक शूद्र ट्वाइस बॉर्न, मतलब एक जनेऊधारी, कि पहले के ज़माने में एक कॉन्सेप्ट चलता था कि एक बार तो आपका जन्म हो गया, जो आप नॉर्मल जो होता है। सेकंड जो ट्वाइस बॉर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब एक इंसान अपने जीवन में जनेऊ को धारी कर लेता है, मतलब जनेऊ धारी बन जाता है, तो उसे द्विज या ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है, मतलब वो एक सेक्रेट पर्सनैलिटी बन चुका है। इसीलिए अगर एक शूद्र एक ट्वाइस बॉर्न को इंसल्ट करता है तो या तो उसकी जीभ को काट दिया जाता है या तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है राज्य से ही। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लीनियंट हम कह सकते हैं कि लॉज हैं। वहीं अगर हम थोड़े नीचे वाले वर्णों की बात करें तो उनके लिए थोड़े सीवियर लॉज बनाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस के लिए हमें ये भी बताया गया है कि अगर एक शूद्र जो है वो एक ट्वाइस बॉर्न मैन पर यहाँ पर कुछ थूक वगैरह देता है तो उसके होठों को काट लिया जाता है, और वहीं एक ट्वाइस बॉर्न मैन एक शूद्र को इंसल्ट करता है तो एक छोटा सा फाइन उस पर इम्पोज किया जाता है।
तो ये भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि मनुस्मृति में जो भी लॉज हैं, जो भी बनाए गए हैं, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो ऊपर वाले वर्ण हैं वही उनके लिए ही हमने लीनियर लॉज बनाए हैं, और जो नीचे 3 वर्ण हैं उनके लिए थोड़े सीवियर टाइप के लॉज बना रखे हैं, ताकि जो भी हमारा प्रिविलेज्ड क्लास है उसे कभी भी कोई भी जीवन में दिक्कत ना आए। तो ये खत्म होता है हमारा इस पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।